सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का जो हॉलीडे से पहले हमने काम किया था, हिस्ट्री के लेसन, ज्योग्राफी के लेसन और इकोनॉमिक्स के लेसन, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो हमारा पॉलिटिकल साइंस पोर्शन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आशा है जो काम मेरे द्वारा आपको करवाया गया वो सही समझ में आ गया होगा और आपने उसके प्रश्न उत्तर नोट्स वगैरह लिख लिए होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है उसका शीर्षक है सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मीनिंग है शासन। शासन कैसे चलता है? साझेदारी से, हिस्से से चलता है। और उसके बारे में हम विभिन्न देशों के लोकतंत्र के बारे में, विभिन्न देशों के संविधान के बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आज सुनिए ध्यानपूर्वक। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी, यानी जो हमने 9th क्लास में किया था। पिछले साल हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, यानी उसको बांट दिया जाता है। सरकार के अंगों में बांट दिया जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र में कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से हम समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इसमें हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। यहाँ पर 2 देशों के उदाहरण हैं जो इस प्रकार से है। बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाला एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी। इन छोटे से देश में समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, यानी उसका कोई एरिया है। डच बोलता है, यानी भाषा कि क्या है उनकी डच है। शेष 40% लोग वेलोमिनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, यानी ये भाषा का उनका क्या है वितरण है कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? मिनोरिटी और मेजॉरिटी 2 वर्ड हैं। मिनोरिटी बहुसंख्यक और मिनोरिटी अल्पसंख्यक। फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में से नाराज़गी थी कि इससे चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबने तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका में आबादी से भी कई जातीय समूहों के लोग। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिल का नंबर आता है जिसकी आबादी कुल जनसंख्या 18% है। तमिलों के 2 समूह हैं। श्रीलंकाई मूल के तमिल हिंदुस्तान तमिल के औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत में लाए गए लोगों के संतान
मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि बेल्जियम डच भाषी लोग बड़ी संख्या में फ्रेंच भाषी, जर्मन भाषी लोगों की इच्छाएं थोप सकते हैं। बीच में लड़ाई बढ़ जाती है, संभवतः देश बट जाता है। ब्रुसेल्स दोनों पक्ष में अपना अपना दावा ठोंकते हैं। श्रीलंका में सिंगली आबादी बहुमत ज़्यादा है तो लोग मुल्क की मनमानी चला सकते हैं। आइए अब हम देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है बेल्जियम के समुदायों के, जो इंडेक्स में दिखाया जाता है। जो येलो है वो फिलिप्सी डच भाषी है, जो ऑरेंज है वो ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र है, और जो रेड है वो वेलोन फ्रेंच भाषी है, और जो एक अलग इंडेक्स में दिखाया जर्मन भाषी लोग। ये यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि भाषा के कारण देश किस प्रकार से बांटा जाता है। प्राचीन समय में जो हमारा देश भारत है वो भी क्या था, स्टेट के अकॉर्डिंग, भाषा के अकॉर्डिंग ही बांटे गए थे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, वो क्या था, बेल्जियम का नक्शा दिखाया गया था, अब है श्रीलंका का। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी भारत से लगभग 1 साल बाद में श्रीलंका को आज़ादी प्राप्त हुई। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचन सरकार में सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने में अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति की तरह कई कदम उठाए। 1956 में कानून बनाया जिसके तहत तमिल में दरकिनार करके सिंगली एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता की नीति चली। इस नए संविधान में एक प्रावधान भी किया गया, सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों में श्रीलंकाई तमिल नाराजगी शासन को लेकर बेगानापन बढ़ाया। उन्हें बौद्ध स्वधर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व में सारी राजनीतिक पार्टियों को उनकी भाषा संस्कृति को लेकर असंवेदनशील उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों में फ़ायदे से कामों में भेदभाव किया जाता है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही। परिणाम यह हुआ कि तमिल सिंह समुदायों के संबंध बिगड़ते रहे। यानी ये बात यहाँ पर ये दर्शाती है कि भाषा विवाद के आधार पर किस प्रकार लोगों से भेदभाव किया जाता है। श्रीलंकीय तमिलों में अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बनाई, तमिल राजभाषा बनाने में क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने और शिक्षा, रोजगार, समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों में स्वायत्ता उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंकाई स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास से बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ, यानी अपने ही देश में युद्ध जैसी स्थिति बन गई। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में हजारों लोग मारे जा चुके। अनेक परिवारों ने अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी की चौपट हो गई। आपने पढ़ा 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र में पाठ्यपुस्तक पहले अध्याय में हमारे क्षेत्र में देश की आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य श्रीलंका के रिकॉर्ड में सबसे अच्छा है, पर वहाँ गृह युद्ध के मूल में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में परेशानियाँ पैदा हुई और 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पर ये पॉइंट निकल के आए हैं जो आज का काम बनेगा। बेल्जियम और श्रीलंका के देशों में किस प्रकार भाषाई विवाद और भाषाई आधार पर क्षेत्रों का बंटवारा हुआ, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कैसे है, और यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के, वो इस प्रकार से हैं। जो देखिए यहाँ पर है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके क्या हैं, इससे प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। भारतीय संदर्भ में हिस्सेदारी के एक उदाहरण देते हुए एक युक्तिपरक, एक नैतिक कारण बताइए। 2 क्वेश्चन आप अपनी
जो नोटबुक है एसएसटी की उसमें लिखेंगे और जो ये पॉइंट है जो आज बताए गए हैं इनको याद करेंगे और साथ ही साथ इनके भी नोट्स आप राइट कर लेंगे। यानी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद और बेल्जियम की समझदारी, ये आप काम करेंगे। आशा आप सबको समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे ढंग से इसको समझ के